हाँ जी, नमस्कार, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। कैसे हैं सब लोग? बढ़िया, मजे में, आनंद में। चलिए, ईश्वर आप सबको हमेशा आनंद में रखे, खूब मजे में रखे, खूब स्वाध्याय करें, खूब अध्ययन करें, खूब मेहनत करें और अपने कर्म पथ के ऊपर लगातार बढ़ते चलें। दोस्तों, हम बात कर रहे थे दिल्ली सल्तनत की, और दिल्ली सल्तनत का पहला वंश हम लोग पढ़ रहे थे। हम बात कर रहे थे गुलाम वंश की, और गुलाम वंश की नींव रखी थी कुतुबुद्दीन ऐबक ने। ये बात हम हमारी पिछली क्लास में कर चुके थे। किस प्रकार से कुतुबुद्दीन ऐबक, जो कि मोहम्मद गोरी का गुलाम था, इसने यहाँ पर साम्राज्य की स्थापना करता है। ये लाहौर के लोगों के कहने के बाद में ये राजगद्दी संभालता है और अपनी राजधानी लाहौर को बनाता है। मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है, याद रखना, कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपनी राजधानी किसको बनाया है? लाहौर को बनाया। साथ ही साथ हम लोग चर्चा कर रहे थे कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने कौन कौन से निर्माण करवाए, और इसी कड़ी में हम लोगों ने देखा कि उसने जो है भारत में कुतुब मीनार का निर्माण करवाया। किसका? कुतुब मीनार का निर्माण करवाया। ख्वाजा बख्तियार काकी के नाम के ऊपर इसने कुतुब मीनार का निर्माण करवाया था। मैंने आपको कहा कि पहली मंजिल का जो निर्माण है वो किसके द्वारा करवाया गया था? याद रखिएगा कि कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा करवाया गया। बाद में दूसरी, तीसरी और चौथी इन 3 मंजिलों का निर्माण इल्तुतमिश के द्वारा करवाया गया। आकाशीय तड़िस से ध्वस्त हो गई थी चौथी मंजिल, ठीक है, तो इस चौथी मंजिल को वापस बनाया था फिरोज शाह तुगलक ने, और इसके ऊपर एक मंजिल और उसने जो है फिरोज शाह तुगलक ने बना दी थी। ठीक है, खैर, मैंने आपको कहा कि ईंटों से निर्मित विश्व की सबसे ऊंची मीनार मानी जाती है कौन सी? कुतुब मीनार। आप जो ये तस्वीर देख रहे हैं अपनी स्क्रीन के ऊपर, ये आपको कुतुब मीनार की तस्वीर दिखाई दे रही है। देखिएगा, ये जो इसकी पहली मंजिल, ये दूसरी, तीसरी, चौथी और पांचवी, कुल 5 मंजिला इमारत है। ठीक है ना? कितने मंजिला है बेटा जी? याद रखिएगा कि 5 मंजिला इमारत है। इस प्रकार से है ये। ठीक है, कुतुब मीनार है ये। क्या है? कुतुब मीनार। हो सकता है कई भाइयों ने देख रखी हो, ठीक है, लेकिन हो सकता है कि मेरे जैसे कुछ लोग ऐसे भी होंगे जिन्होंने इसको नहीं देखा होगा। ठीक है, आगे बात समझ में क्लियर है? तो देखिएगा आगे कुछ इसी की तस्वीरें, और इसको थोड़ा और नज़दीक से देखने का प्रयास करते हैं। तो ये देखिएगा, ये इस तरीके से है। ठीक है ना? आप इसको देखिएगा, ये इसका बेस है, ये इसकी प्रथम मंजिल है। ठीक है, और फिर इसको जैसे 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 इसके ऊपर चलेंगे, ठीक है, हाँ, मज़ा आ रहा है ना? चलिए, ये इसकी दूसरी मंजिल आ गई, ये वाली। ठीक है, और फिर ये इसकी कौन सी है? तीसरी मंजिल है। अब देखो, 3 मंजिल तो सेम है, एक जैसी है। चौथी मंजिल पे जैसे ही चलते हैं तो आपको इसका देखो थोड़ा सा अलग दिख रहा है ना आपको, क्योंकि इसका निर्माण फिरोज शाह तुगलक ने करवाया था। आकाश ये तड़ित से ये क्या हो गई थी? ध्वस्त हो गई थी। आकाश की बिजली जब इसके ऊपर गिर गई तो चौथी मंजिल इसकी क्या हो गई थी? ध्वस्त हो गई थी। इसलिए फिरोज शाह तुगलक ने इसका क्या करवाया था? पुनर्निर्माण। और अंतिम जो इसकी इमारत है, इसकी जो मंजिल है, इसका भी निर्माण किसने करवाया था? फिरोज शाह तुगलक ने इसका करवाया था। ठीक है, तो पांचों ये देखो, ये इस तरीके से ये 5 मंजिला इमारत है। ठीक है, ये 1, फिर ये 2, ठीक है, ये 3, और ये आपके सामने आ गई चौथी मंजिल। ठीक है, और ये इसकी आ गई कौन सी बेटा जी? 5वीं मंजिल। ये कुछ कुल जो है 5 मंजिला इमारत है। ठीक है, आ गई। इतना देखो, जूम करके दिखा दिया एक एक चीज इसकी। ठीक है, चलिए एक तस्वीर और देखो। ये इस प्रकार से मंजिल, प्रत्येक मंजिल की ये जो भाग है ना, इस भाग के ऊपर आप यदि देख रहे हैं इसको, देखिएगा, तो कुरान की कुछ आयतें भी इसके ऊपर खुदी हुई है ना, उर्दू में कुछ लिखा हुआ है। ठीक है, फिर ये इस प्रकार से आगे बनी हुई है, ईंट से निर्मित है। सबसे बड़ी बात ये है ना, ये ध्यान रखना। देखो, प्रत्येक इस प्रकार से यहाँ पर कुछ ना कुछ, यहाँ पर आपको जो है कुछ श्लोक उत्कीर्ण मिलेंगे आपको। ठीक है, आयत जिसे हम लोग बोलते हैं। तो ये इस प्रकार से है। ठीक है, ये देखिएगा, खैर, तो ये बात हो गई आपकी किसकी? कुतुब मीनार की। बेटा जी ध्यान रखना, ये क्या है? कुतुब मीनार है। चलिए आगे हम लोग बात कर लेते हैं इसी कड़ी में कि और क्या किन किन चीज़ों का निर्माण करवाया कुतुबुद्दीन ऐबक ने। तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने एक तो बनाया 2.5 दिन का झोंपड़ा। क्या? 2.5 दिन का झोंपड़ा, या जिसे क्या कहा जाता है? 2.5 दिन का झोंपड़ा।
क्यों कहा जाता है 2.5 दिन का झोंपड़ा? ऐसा उल्लेख मिलता है कि केवल और केवल इस 2.5 दिन का झोंपड़ा जो है, इसका निर्माण केवल 2.5 दिन में हुआ, इसीलिए इसका नाम क्या रख दिया गया? 2.5 दिन का झोंपड़ा। निर्माण कब किया गया? तो 1192 में। 1192 मैंने आपको बताया था कि तराइन के द्वितीय युद्ध के बाद में, तराइन के द्वितीय युद्ध के बाद में गोरी ने आदेश दिया था, और एक बार पुनः जो है कुतुबुद्दीन ऐबक जाता है। कहाँ पर जाता है? अजमेर में जाता है, और अजमेर में पृथ्वीराज चौहान का जो किला है उसको लूटने का प्रयास करता है, उसको लूटता भी है। ठीक है, और फिर वहीं पर दोस्तों उधर ही पहाड़ी के ऊपर जो है इसने क्या किसका निर्माण करवाया था? 2.5 दिन के झोंपड़े का निर्माण करवाया था। गोरी के आदेश पर करवाया, ये चीज ध्यान रखिएगा। वस्तुतः निर्माण किसने करवाया है? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। किसके आदेश पर? यह प्रश्न भी पूछा जा सकता है। तो मोहम्मद गोरी के आदेश पर, ऐबक के द्वारा। कहाँ पर है? आपको बताया 2.5 दिन का झोंपड़ा अजमेर में है। तराइन के द्वितीय युद्ध के बाद चौहान की राजधानी और किला जो था उस तारागढ़ है ना, तारागढ़, उसके ऊपर जो है आक्रमण किया था किसने? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। और यहीं पर एक संस्कृत विश्वविद्यालय हुआ करता था, संस्कृत महाविद्यालय। इसका जो है, इसको तोड़ करके उसी के जगह पर जो है उसने 2.5 दिन का झोंपड़े का निर्माण करवाया था। संस्कृत विद्यालय का भी कई बार आपसे नाम पूछ लिया जाता है। हो सकता है आपने राजस्थान इतिहास में इस चीज़ को पढ़ लिया हो, लेकिन फिर भी मैं बता देता हूँ कि उस संस्कृत विश्वविद्यालय का नाम था सरस्वती कंठाभरण महाविद्यालय। सरस्वती कंठाभरण महाविद्यालय, जिसका निर्माण विग्रहराज या फिर कई उल्लेख मिलता है कि विशलदेव द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। वस्तुतः यहाँ पर एक विष्णु मंदिर भी हुआ करता था। ठीक है, तो इस विष्णु मंदिर को भी तोड़ दिया गया। अभी भी यदि आप 2.5 दिन के झोंपड़ा को यदि आपको देखने का कभी समय मिले और अजमेर कभी आप जाएं तो देखिएगा। हो सकता है कि आप में से कई लोग अजमेर में हैं। ठीक है, तो वो तो इस चीज को जानते ही होंगे। अभी भी जो इसके खंबे हैं, इन खंबों के ऊपर संस्कृत के कुछ श्लोक आपको लिखे हुए मिलेंगे। ठीक है, आगे बात समझ में, तो हम बात कर लेते हैं 2.5 दिन का झोंपड़ा। 2.5 दिन का झोंपड़ा या 2.5 दिन का झोंपड़ा एक ही बात है। 2.5 दिन का झोंपड़ा देखिएगा कहाँ पर है। तो अजमेर में है। निर्माण कब किया गया इसका? तो निर्माण देखिएगा बेटा जी, 1192 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा, कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा। ठीक है, किसके द्वारा? कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा इसका निर्माण किया गया था। याद रखिएगा कि गोरी के आदेश पर, गोरी के आदेश पर इसका क्या किया गया था? निर्माण किया गया था। देखिएगा कि तराइन के द्वितीय युद्ध के बाद, तराइन के द्वितीय युद्ध के बाद ऐबक ने पृथ्वीराज चौहान तृतीय की राजधानी वे किले तारागढ़ पर आक्रमण किया।
ठीक है। उसने यहाँ स्थित सरस्वती कंठाभरण महाविद्यालय को तोड़कर इसका निर्माण करवाएं। ठीक है बेटा जी, इसका निर्माण करवाएं। याद रखिएगा कि इस सरस्वती कंठाभरण महाविद्यालय का निर्माण जो है, वस्तुतः ये राजस्थान जीके की बात है, लेकिन फिर भी मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, दो उल्लेख मिलते हैं। तो विग्रहराज चतुर्थ या फिर विसल देव द्वारा ये निर्मित माना जाता है। यहाँ पर एक विष्णु मंदिर भी था, इस विष्णु मंदिर को भी तोड़ दिया गया था। ठीक है, आगे बात समझे। तो याद रखिएगा कि यहाँ पर एक विष्णु मंदिर भी था। यहाँ एक विष्णु मंदिर भी था। ठीक है, तो भगवान विष्णु के मंदिर को तोड़ा है ना, और महाविद्यालय जैसी पवित्र चीज को भी तोड़ दिया। किसके द्वारा? कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा। तो इसको दंड तो मिलना ही मिलना है ना। तो देखिएगा, इसी संदर्भ में बात मिलता है कि ऐबक की मृत्यु हो जाती है 1210 ईस्वी में। आगे बात समझ में, ऐबक की मृत्यु कब होती है? 1210 ईस्वी में। और कब होती है? ऐसा कहा जाता है कि दिल्ली में ये चौगान पोलो खेल, लाहौर में ही है ना, जो है पोलो खेल रहा होता है। चौगान जिसे पोलो बोलते हैं ना, चौगान का खेल खेलते वक्त जो है घोड़े से गिरा, और घोड़े से गिरने के बाद इसकी क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। आगे बात समझ क्लियर है? देखिएगा कि ऐबक की मृत्यु के बाद, ऐबक की मृत्यु 1210 ईस्वी में चौगान खेलते वक्त, चौगान बोले तो क्या बेटा जी? पोलो खेलते वक्त यही प्रश्न बनता है ना, कि चौगान खेलते वक्त मृत्यु किसकी हुई थी? ठीक है ना, खेलते समय घोड़े से गिरकर हो गई। ठीक है, आगे बात समझ में। तो ऐबक साहब क्या होता हो गया काम पूरा। देखो, ऐसा कहा जाता कि ऐबक का एक अधिकारी था, ऐबक का वस्तुतः गुलाम था, जिसका नाम था इख्तियारुद्दीन मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी। इख्तियारुद्दीन मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी। इतिहास में इसका जो नाम मिलता है वो वस्तुतः क्या, किस नाम से विख्यात है? ये बख्तियार खिलजी है। इसी बख्तियार खिलजी ने नालंदा विश्वविद्यालय के ऊपर आक्रमण किया, और इस नालंदा को इसने जला दिया था। कई महीनों तक जो है ये नालंदा विश्वविद्यालय जलता रहा। ठीक है, लाहौर में इसकी क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। ये बात याद रखिएगा कि ऐबक का एक अधिकारी, जिसका नाम क्या था? बख्तियार खिलजी। पूरा नाम क्या है बेटा? इख्तियारुद्दीन मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी। इसने नालंदा विश्वविद्यालय के ऊपर आक्रमण किया था, और नालंदा विश्वविद्यालय जो कि बिहार के राजगीर के बड़गांव में स्थित, ठीक है, और यहाँ पर उसको आग लगा दी थी। ये प्रश्न बहुत बार पूछा जा चुका है। ठीक
ठीक है ना, तो ये बात याद रखिएगा, ठीक है। दूसरा चीज ध्यान रखना कि ऐबक की मृत्यु के बाद लाहौर के सदस्यों ने ऐबक का पुत्र था जिसका नाम था आराम शाह, क्या नाम था, आराम शाह, तो आराम शाह को शासक बनाया। ऐबक का पुत्र जिसका नाम क्या था, आराम शाह, आराम शाह नाम से ही आराम है, तो आराम करेगा तो व्यक्ति क्या होगा, सत्यानाश ही होगा। भाई व्यक्ति को कर्मरत रहना चाहिए ना, कर्म करते रहना चाहिए लगातार, तो आराम शाह ज्यादा ही आराम करने लगा, इसलिए केवल और केवल 8 माह टिका, 8 महीने तक ही उसने शासन किया। निठल्ला और अयोग्य व्यक्ति था। और यहीं पर एक व्यक्ति जिसका नाम है इल्तुतमिश, क्या नाम है, इल्तुतमिश, इसके बारे में अभी और चर्चा करेंगे जब मैं इल्तुतमिश पढ़ाऊंगा आपको, तो केवल अभी दिमाग में याद रखना कि इल्तुतमिश ने उसको आराम शाह को कहा कि बहुत आराम कर लिया, भग यहाँ से, ठीक है ना। आराम शाह को हटा दिया और हटा करके स्वयं शासक बना। अब देखो 2-3 चीजें अभी मैं समझाऊंगा, लेकिन कुछ चीजें मैं आपके लिए पहले लिख रहा हूं, नोट। कि ऐबक के एक अधिकारी, इसके बारे में भी थोड़ी सी बात करेंगे, ठीक है। अधिकारी बख्तियार खिलजी ने ये प्रश्न बहुत बार पूछा जाता है, याद रखना। बख्तियार खिलजी ने नालंदा पर आक्रमण किया तथा इस विश्वविद्यालय पर, मैं वी लिख रहा हूं, है ना, या चलिए पूरा लिख देता हूं, विश्वविद्यालय में आग लगा दी। यहां रखे हजारों ग्रंथ जलकर राख हो गए, जलकर राख हो गई। ठीक है, देखिएगा कि ऐबक की मृत्यु के बाद, ऐबक की मृत्यु के बाद लाहौर के लोगों ने उसके पुत्र आराम शाह को शासक बनाया। परंतु अयोग्य होने के कारण केवल 8 माह तक ही शासन कर सका, केवल 8 माह तक ही शासक रहा। इल्तुतमिश ने इसे हटाकर
स्वयं शासक बनना। ठीक है, तो कुछ 3-4 चीजें रखनी है आपको याद। एक तो बख्तियार खिलजी वाली याद रखनी है, ठीक है, और आराम सा, कोई जरूरी नहीं है, केवल दिमाग में रखना, रखो तो रखो, ठीक है। और बाकी इल्तुतमिश ने इसको हटा करके स्वयं क्या बन गया, शासक बन गया। कौन है ये इल्तुतमिश? अब देखो ध्यान से सुनना। गोरी, मोहम्मद गोरी, समझना इस चीज को। मोहम्मद गोरी है ये। कौन है? मोहम्मद गोरी। मोहम्मद गोरी के कुछ गुलाम, मोहम्मद गोरी का गुलाम था, कौन था? ऐबक। ठीक है, गोरी के ये क्या है? गुलाम है, गोरी के गुलाम। गोरी मोहम्मद गोरी है, ठीक है ना, और कुछ मत समझ लेना इसको। गोरी के गुलाम एक तो है ऐबक। कौन है? ऐबक। एक नाम मिलता है ताजुद्दीन याल्दोज। समझना इसको बेटा, ताजुद्दीन याल्दोज, ठीक है। एक नाम मिलता है नासिरुद्दीन कुबाचा। नासिरुद्दीन कुबाचा, नासिरुद्दीन, नासिरुद्दीन कुबाचा। ये तीनों लोग क्या है? गोरी के गुलाम है। किसके हैं? गोरी के गुलाम है। आ गई बात समझ में? इस ताजुद्दीन याल्दोज ने अपनी पुत्री का विवाह, अपनी पुत्री का विवाह किया किसके साथ में? ऐबक के साथ में। तो देखो ध्यान से सुनना कि ऐबक इसका क्या है बेटा? दामाद है। और ताजुद्दीन याल्दोज इसका क्या है? ससुर है। किसका है? ऐबक का। ऐबक ने एक गुलाम खरीदा। आ गई बात समझ में? ऐबक का गुलाम, ऐबक का गुलाम। और ऐबक का गुलाम कौन है बेटा जी? इल्तुतमिश है। कौन है? इल्तुतमिश है। इस इल्तुतमिश के साथ में ऐबक ने अपनी पुत्री का विवाह किया। ऐबक ने अपनी पुत्री का विवाह किसके साथ में किया? इल्तुतमिश के साथ में। और इसे उपाधि दी आमिर ए शिकार। कौन सी उपाधि दी? आमिर ए शिकार की। इल्तुतमिश ने अपनी पुत्री का शिकार करवाया किससे? ऐबक ने अपनी पुत्री का शिकार किससे करवाया? इल्तुतमिश से, है ना। बस ऐसे समझने के लिए बता रहा हूं, अन्य भाव में मत लेना इसका, ठीक है। ध्यान से सुनना बेटा कि यहीं पर लिख रहा हूं कि ऐबक ने अपनी पुत्री का विवाह, अपनी पुत्री का विवाह इल्तुतमिश के साथ किया। पहली बात, ठीक है। तथा आमिर ए शिकार की उपाधि प्रदान की। तथा आमिर ए शिकार
तथा आमीर शिकार की उपाधि प्रदान की। ठीक है, ताजुद्दीन याल्दोज ऐबक का ससुर है। आगे बात समझ में। और ये नीचे नासुरुद्दीन कुबाचा, ये याद रखना ऐबक ने अपनी बहन का विवाह किया था किसके साथ में? नासुरुद्दीन कुबाचा के साथ में। तो इसका मतलब ऐबक का ये क्या हुआ? बहनोई हुआ। ऐबक का बहनोई। ऐबक का बहनोई है। समझना चीजों को, ये यहीं से समीकरण अभी समझ में आ जाएगा आपका, क्योंकि अभी जब मैं इल्तुतमिश पढ़ाऊंगा ना तो ये दो बड़े विरोधी के रूप में उभर के आएंगे, ताजुद्दीन याल्दोज और नासुरुद्दीन कुबाचा। ठीक है, ध्यान दो बेटा। तीन लोग, सबसे पहले बात कर रहा हूं देखो गोरी की। गोरी के तीन प्रमुख गुलाम है। ठीक है, गोरी के तीन प्रमुख गुलाम है। कौन है? ऐबक है, ताजुद्दीन याल्दोज है, नासुरुद्दीन कुबाचा है। ताजुद्दीन याल्दोज ने अपनी पुत्री का विवाह किया ऐबक के साथ में। इसका मतलब ऐबक दामाद था किसका? ताजुद्दीन याल्दोज का। और ऐबक ने अपनी बहन का विवाह किया नासुरुद्दीन कुबाचा के साथ में। इसका मतलब ऐबक का बहनोई हो गया कौन? नासुरुद्दीन कुबाचा। आगे चलते हैं। ऐबक का गुलाम था जिसका नाम था इल्तुतमिश। इल्तुतमिश के साथ में ऐबक ने अपनी पुत्री का किया विवाह, और विवाह करने के बाद में इसको उपाधि प्रदान कर दी आमीर शिकार की। कौन सी? आमीर शिकार की। अब समझो, ऐबक की मृत्यु होने के बाद में मैंने अभी बताया कि लाहौर के लोगों ने ऐबक के पुत्र आराम शाह को शासक बनाया। केवल 8 माह के लिए शासक रहा। निठल्ला और अयोग्य व्यक्ति था, इसलिए इल्तुतमिश ने उसको पराजित कर दिया। और पराजित करने के बाद अपने आप को क्या कर दिया? सुल्तान घोषित कर दिया। कैसे घोषित किया, क्या किया, अभी बात करेंगे। ठीक है, आगे बात समझ में क्लियर है ना? तो अब यहां से आपका प्रश्न ये बनता है कि गुलामों का गुलाम किसे कहा जाता है? दिल्ली सल्तनत का कौन सा ऐसा सुल्तान था जिसे गुलामों का गुलाम कहा जाता है? या सीधा सीधा प्रश्न ये भी आ सकता है कि दिल्ली सल्तनत का कौन सा ऐसा शासक था जिसे गुलामों का गुलाम कहा जाता है? बेटा याद रखना, गोरी का गुलाम ऐबक और ऐबक का गुलाम कौन? इल्तुतमिश। इसलिए गुलाम का गुलाम हो गया। ऐबक गुलाम है किसका? गोरी का। और ऐबक का गुलाम कौन है? इल्तुतमिश। इसलिए याद रखना कि इल्तुतमिश को गुलामों का गुलाम कहा जाता है, पहली बात। और अपनी पुत्री का विवाह करने के बाद में इसको उपाधि दी गई थी आमीर ए शिकार। कौन सी उपाधि दी थी बेटा? आमीर ए शिकार। तो गुलामों का गुलाम कहा जाता है किसको? कहा जाता है इल्तुतमिश को। किसको कहा जाता है? इल्तुतमिश ने। और इस इल्तुतमिश ने ऐबक के बेटे आराम शाह को मार करके, पराजित करके भगा दिया। और भगाने के बाद में जो है अपने आप को क्या कर दिया? शासक घोषित कर दिया। ठीक है, तो देखिएगा बेटा, एक बात लिख रहा हूं कि इल्तुतमिश को गुलामों का गुलाम कहा जाता है। ये प्रश्न बहुत बार पूछा जा चुका है। गुलामों का गुलाम कहा जाता है। आगे बात समझ में क्लियर है ना? गुलामों का गुलाम किसको कहा जाता है? इल्तुतमिश को कहा जाता है। क्यों कहा जाता है उसके पीछे कारण मैंने बता दिया। ठीक है, आगे बात समझ में क्लियर है? तो अब मैंने कहा कि शासक बना, कौन बना है? इल्तुतमिश। कौन बन गया? इल्तुतमिश। और अब हम बात करेंगे किसकी? इल्तुतमिश की। किसकी बात करेंगे हम लोग? इल्तुतमिश की। देखिएगा, अब कहानी समझाता हूं पूरी। इल्तुतमिश देखो बेटा, इल्तुतमिश का शासनकाल का समय यदि हम बात करें तो 1211 से लेकर के 1236, 1211 ईस्वी से लेकर के 1236 ईस्वी,
1236 ईस्वी तक का जो शासनकाल का समय है वो किसका है? इल्तुतमिश का है। याद रखिएगा कि मैंने आपको जब ऐबक पढ़ाया तब मैंने आपको कहा कि ऐबक जो था वो तुर्किस्तान का तुर्क था, और ऐबक के बाद में जितने भी शासक बने वो सारे के सारे इल्बरी तुर्क थे। वो सारे के सारे क्या थे? इल्बरी तुर्क थे। तो पहली बात तो याद रखना कि इल्तुतमिश, ई से ई याद रखना, इल्बरी तुर्क था। कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसको, इल्तुतमिश को 1 लाख जीतल में खरीदा गुलाम के रूप में, और 1 लाख जीतल के रूप में खरीदने के बाद में अपनी पुत्री का विवाह कर दिया किसके साथ में? इसी इल्तुतमिश के साथ में। तो याद रखिएगा कि इल्तुतमिश ऐबक का गुलाम व दामाद था। अब गुलाम और दामाद था तो बढ़िया सूबेदारी भी दी गई इसको। सुल्तान बनने से पूर्व इल्तुतमिश जो था वो बदायूं का सूबेदार हुआ करता था। बदायूं बोले तो बेटा जी यूपी, बदायूं बोले तो क्या चीज? यूपी का सूबेदार हुआ करता था। ठीक है, बात क्लियर हो गई। ऐबक के समय इल्तुतमिश ने जो है ग्वालियर के ऊपर अधिकार किया। ग्वालियर बोले तो मध्य प्रदेश, एमपी। और इसलिए ऐबक खुश हुआ, और खुश होने के बाद में इल्तुतमिश को ग्वालियर और बुलंदशहर, यूपी की इक्ता शब्द के ऊपर ध्यान देना, यूपी की इक्ता अर्थात जागीर प्रदान की। और धीरे धीरे ये अपने प्रभाव को ये बढ़ाता रहा। और इसी से फिर जो है प्रश्न होकर के ऐसा कहा जाता है कि जो है ऐबक ने अपनी पुत्री का विवाह भी कर दिया था किसके साथ में? इल्तुतमिश के साथ में। भाई योग्य व्यक्ति था, योग्य व्यक्ति के साथ में क्यों नहीं किया जाए? अब कुछ चीजें ध्यान रखना कि दिल्ली का प्रथम सुल्तान था, प्रथम शासक था जिसने सुल्तान की उपाधि धारण की। मोस्ट इंपोर्टेंट, हमने बात की थी कुतुबुद्दीन ऐबक की, और मैंने आपको कहा कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने मलिक व सिपह सालार की उपाधि धारण करके शासन किया। वो सुल्तान की उपाधि उसने धारण नहीं की थी। वस्तुतः गयासुद्दीन मोहम्मद बिन शाम ने हालांकि उसको 1208 ईस्वी में अपनी दासता से मुक्त कर दिया था, क्योंकि गोरी का गुलाम था, गोरी की मृत्यु हो गई थी, और उसके भाई ने 1208 में उसको दासता से मुक्त कर दिया। लेकिन फिर भी उसने कभी भी सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की थी। तो दिल्ली सल्तनत का प्रथम ऐसा शासक था इल्तुतमिश जिसने सुल्तान की उपाधि धारण की। और उसी समय बगदाद का एक खलीफा, मैंने आपको कहा कि सुल्तान कौन? जो खलीफा के अधीन कार्य करे, खलीफा के आदेश पत्र सनद कहलाते थे, उसी आदेश के अनुसार अपने कार्य को संचालित करे, अपने शासन को संचालित करे, वही व्यक्ति क्या कहलाता था? सुल्तान कहलाता, खलीफा कहलाता था। और माफ करना, सुल्तान कहलाता था, जो खलीफा के आदेश पत्र के अनुसार जो है अपने शासन को संचालित करे। तो बगदाद का एक खलीफा हुआ करता था जिसका नाम था बिल्ला मंसूर। इस बिल्ला मंसूर ने इल्तुतमिश को मान्यता प्रदान की, और साथ ही साथ अपना आदेश पत्र जिसे सनद कहा जाता है, ये सनद जो है उसको प्रदान किया। जैसे ही सुल्तान बना, सुल्तान बनने के बाद में इसने सिक्के चलाए अपने नाम के, और साथ ही साथ खुतबा पढ़वाया। कुतुबुद्दीन ऐबक ने इस प्रकार की कोई भी चीज नहीं की, नहीं तो अपने नाम का कोई सिक्का चलाया, ना ही उसने अपने नाम का खुतबा पढ़ाया, और ना ही उसने सुल्तान की उपाधि धारण करी। ये तीनों की तीनों चीजें कौन कर रहा है? इल्तुतमिश कर रहा है बेटा। इसलिए याद रखना कि दिल्ली सल्तनत का प्रथम वैधानिक, दिल्ली सल्तनत का प्रथम वैधानिक व पूर्ण संप्रभुता संपन्न शासक माना जाता है किसको? इल्तुतमिश को। और साथ ही साथ इसने सबसे बड़ा काम ये किया कि अपनी जो राजधानी ऐबक के समय लाहौर थी, इस लाहौर से राजधानी को कहाँ स्थानांतरित किया? दिल्ली स्थानांतरित किया। इसीलिए प्यारे बच्चों, मेरे प्यारे से भाइयों, प्यारी सी बहनों, याद रखना कि इसी इल्तुतमिश को दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। कारण समझ में आ गया ना?
कि दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसने अपनी राजधानी को लाहौर से दिल्ली स्थानांतरित किया था। किसने? इल्तुतमिश ने। इसीलिए इसको दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। साथ ही साथ उपाधि धारण करी किसकी? सुल्तान की। एक इसकी उपाधि और थी, नासिर उल मोमिनीन। नासिर उल मोमिनीन। ठीक है, ये सारी चीजें बाद में, अभी हम थोड़ी सी बात करेंगे। जो मोस्ट इंपोर्टेंट आपके प्रश्न बनता है, तुर्कान चहलगानी चालीसा दल, चालिया दल या गुलाम दल, क्या था ये, किस प्रकार से था, इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। चलिए देखिएगा कि ऐबक का गुलाम वे दामाद था। इलबरी तुर्क था। इलबरी तुर्क जिसे ऐबक ने एक लाख जीतल में खरीदा। एक लाख जीतल में खरीदा था। अगला पॉइंट कि सुल्तान बनने से पूर्व, चलिए कुछ और चीजें लिख देता हूं, कि ऐबक ने ऐबक के समय इल्तुतमिश ने ग्वालियर पर अधिकार किया था। ग्वालियर पर अधिकार कर लिया। प्रसन्न होकर ऐबक ने उसे ग्वालियर व बुलंदशहर की एकता प्रदान की। ग्वालियर व बुलंदशहर ग्वालियर बोले तो क्या बेटा? एमपी की एकता प्रदान की। एकता का मतलब होता है जागीर प्रदान की। सुल्तान बनने से पूर्व बदायूं का सूबेदार था। बदायूं यूपी।
इल्तुतमिश दिल्ली सल्तनत का प्रथम शासक था जिसने सुल्तान की उपाधि धारण की, जिसने सुल्तान की उपाधि धारण की। नेक्स्ट, बगदाद के खलीफा बिल्ला मंसूर ने उसे वैधानिकता प्रदान कर सनद दिया। ठीक है, अतः इल्तुतमिश दिल्ली सल्तनत का प्रथम वैधानिक, दिल्ली सल्तनत का प्रथम वैधानिक वे संपूर्ण संप्रभुता संपन्न, संपूर्ण संप्रभुता संपन्न शासक बना माना जाता है। इसने अपनी राजधानी को लाहौर से दिल्ली, लाहौर के स्थान पर इसने अपनी राजधानी लाहौर के स्थान पर दिल्ली को बनाया। अतः इसे दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। ठीक है, और याद रखिएगा बेटा कि प्रथम ऐसा सुल्तान था जिसने, प्रथम सुल्तान जिसने
सिक्के चलाए अपने नाम के, सिक्के चलाए तथा अपने नाम का खुतबा पढ़वाया, अपने नाम का खुतबा पढ़वाया। ध्यान दीजिएगा, एक तो इसकी उपाधि का ध्यान रखना कि क्या थी, नासिर उल मोमिनीन, वो इस चली गई थी, वापस बता रहा हूं, ठीक है। नासिर आमिर उल मोमिनीन नहीं पूछा जाता, लेकिन फिर भी केवल और केवल दिमाग में याद रखना। जैसे ही शासक बना, शासक बनने के बाद में इसने कार्य क्या किया, इसने कार्य ये किया कि अपने प्रशासन को सुव्यवस्थित रूप से संचालित करने के लिए इसने एक दल बनाया, और उसी दल को तुर्कान ए चहलगानी, चालीसा दल, चालीहा दल या गुलाम चालीसा दल कहा जाता है, या गुलाम चालीसा कहा जाता है। तो आपसे बहुत बेसिक सा, साधारण सा आपका प्रश्न बनता है। क्या प्रश्न बनता है? आपसे पूछ लिया जाता है कि गुलाम चालीसा दल का गठन किसने किया, तो याद रखिएगा कि इल्तुतमिश ने किया। किसने किया? इल्तुतमिश ने जो है गुलाम चालीसा दल का गठन किया था। अपने प्रशासन को सुव्यवस्थित रूप से संचालन करने के लिए उसने 40 वफादार सरदारों का, गुलाम सरदार जो थे इसके, ठीक है ना, इन 40 वफादार गुलाम सरदारों का इसने एक दल बनाया, और इसी दल को चालीहा दल या इसी को चालीसा दल या इसी को गुलाम चालीसा दल कहा जाता था। एक बात और विशेष रूप से याद रखना कि इस चालीसा दल से दो प्रश्न आते हैं बेटा। एक तो आपसे पूछा जाता है कि इसका गठन किसने किया, और दूसरा आपको इसका पूछा जाता है कि इसका दमन किसने किया। तो याद रखिएगा कि इसी चालीसा दल में, इल्तुतमिश द्वारा जो चालीसा दल बनाया गया था, इसी में एक व्यक्ति शामिल था जिसका नाम था बलबन, जिसने लौह एवं रक्त शुद्धि का सिद्धांत दिया। इसी बलबन ने जब ये शासक बनेगा, तो बलबन ने सबसे पहले इस चालीसा दल का क्या किया? दमन किया था। क्या किया था? दमन किया। अब ये जो 40 लोगों का वस्तुतः जो समूह बनाया गया था, इस समूह को ये नाम जो है, ये नाम बोले तो कौन सा, कि तुर्कान चहलगानी या चालीसा दल या गुलाम चालीसा दल, इसको ये नाम जो वस्तुतः एक इतिहासकार थे जिनका नाम था बर्नी। क्या नाम था? बर्नी। इन बर्नी नामक इतिहासकार ने जो है इस गठन का नाम क्या रखा था, क्या दिया इस नाम, इस गठन को नाम क्या दिया? तुर्कान चहलगानी। चलिए ठीक है। तो इल्तुतमिश के कार्य, इल्तुतमिश के कार्य, नंबर 1, गुलाम चालीसा दल। इसके कुछ उपनाम लिख रहा हूं, देखो मैं, उपनाम तुर्कान ए चहलगानी, इसी को चालीहा दल, इसी को चालीसा दल, कहा जाता है। ठीक है, याद रखिएगा कि गठन क्यों किया गया, गठन क्यों? तो अपने शासन को या प्रशासन को, सुव्यवस्थित रूप से संचालित करने हेतु इल्तुतमिश ने
अपने 40 वफादार गुलाम सरदारों का एक समूह बनाया। याद रखिएगा बेटा जी कि इसमें बलबन भी शामिल था। इसमें बलबन भी शामिल था। इसमें बलबन भी शामिल था। इसमें बलबन भी शामिल था और इसी बलबन ने जो है इसको क्या कर दिया था, बाद में जो है समाप्त कर दिया था। अब देखो थोड़ा सा ध्यान रखो, कुछ पीछे लेके जा रहा हूं आपको। इल्तुतमिश के कुछ विरोधी थे, ताजुद्दीन याल्दोज, गजनी का सूबेदार, क्योंकि ये चाहता था कि दिल्ली का सुल्तान ये बने। नासिरुद्दीन कुबाचा जो ऐबक का बहनोई था, ताजुद्दीन याल्दोज जो ऐबक का ससुर था, ये दोनों इसके सबसे बड़े विरोधी थे। नासिरुद्दीन कुबाचा की यदि हम बात करें तो नासिरुद्दीन कुबाचा जो था वो बेटा याद रखना सिंध और मुल्तान का गवर्नर हुआ करता था। एक व्यक्ति एक और इसका जो है विरोधी था जिसका नाम मिलता है अली मर्दान। अली मर्दान कौन? नया शब्द आया तो याद रखना, अली मर्दान वस्तुतः बंगाल और बिहार का गवर्नर हुआ करता था। बख्तियार खिलजी ने जब बंगाल के नदिया गांव के ऊपर आक्रमण किया था और इसी नदिया को राजधानी बनाया। देखो बख्तियार खिलजी की अभी हमने बात कर ली, ठीक ना, ये वही बख्तियार खिलजी है जिसने नालंदा में आग लगाई थी। तो बंगाल आक्रमण के दौरान उसने नदिया को लूट करके राजधानी बनाया था और राजधानी बनाने के बाद में यही अली मर्दान था जिसने बख्तियार खिलजी की क्या कर दी थी, हत्या कर दी थी। हत्या करने के बाद में वहां का श्रम जो है ये क्या बन बैठा था, गवर्नर बन बैठा था। ठीक है, थोड़ा सा बलबन की यदि हम बात करते हैं तो याद रखना कि तुर्कान चहलगानी में शामिल था। तुर्कान चहलगानी में शामिल था कौन? बलबन। इल्तुतमिश का गुलाम है ये, ठीक है। ख्वाजा जमालुद्दीन बसरा का एक निवासी था, उससे बलबन को खरीदा था किसने? इल्तुतमिश ने। किसने? इल्तुतमिश ने। ठीक है, तो इल्तुतमिश के 3 विरोधी हैं। कौन कौन से ये याद रखें, याल्दोज है, कुबाचा है, अली मर्दान है। इस अली मर्दान की तो कुछ समय बाद में क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। अब 2 लोग बचते हैं विशेष रूप से, एक याल्दोज और एक कुबाचा। केवल समझने के लिए बता रहा हूं, बहुत ज्यादा डिटेल में बेटा नहीं पढ़ना है। ठीक है, यहाँ से वस्तुतः आपसे प्रश्न आता नहीं है, क्योंकि आएगा तो तराइन का तृतीय युद्ध पूछ लिया जाएगा, उसके बारे में हम लोग विशेष रूप से चर्चा करेंगे। लेकिन मैं चाहता हूं कि आपके दिमाग में एक कॉन्सेप्ट रहे, ठीक है ना, तो उसी कॉन्सेप्ट को मैं समझाने का प्रयत्न कर रहा हूं। देखो कि इल्तुतमिश के विरोधी 3 थे, एक तो याल्दोज, एक कुबाचा सिंध और मुल्तान का गवर्नर नासिरुद्दीन कुबाचा, और एक अली मर्दान बंगाल का गवर्नर बन गया था बख्तियार खिलजी को मारने के बाद में। नदिया को राजधानी बनाया था बख्तियार खिलजी ने। तो अली मर्दान की तो मृत्यु हो गई थी कुछ समय बाद में। अब 2 लोग बचे। 2 लोग कौन बचे? एक तो बचा याल्दोज और दूसरा बचा कौन? कुबाचा। कौन बचा? कुबाचा। अब देखो लिख रहा हूं मैं, अभी इनका दमन करेंगे। इल्तुतमिश के 3 बड़े विरोधी थे। नंबर 1
याल्दोज, नंबर 2 नासिरुद्दीन कुबाचा, और नंबर 3 बेटा याद रखना कौन, अली मर्दान, अली मर्दान। याद रखना कि अली मर्दान जो था वो बंगाल का गवर्नर था, बंगाल का गवर्नर, जिसने बख्तियार खिलजी की हत्या की। ठीक है, और बख्तियार खिलजी की हत्या करने के बाद में अपने आप को बंगाल का क्या बना दिया था, गवर्नर बना दिया था, नदिया को राजधानी बनाया था खिलजी ने, ठीक है ना, और यहीं पर अपने आप को गवर्नर भी उस वहाँ का घोषित कर दिया था, लेकिन इसकी हत्या कर दी और अली मर्दान वहाँ का क्या बन बैठा, गवर्नर बन बैठा। कुछ समय बाद इसकी भी मृत्यु हो गई, कुछ समय बाद इसकी भी मृत्यु हो गई थी। आगे बात समझ, तो इसका तो दमन अपने आप ही हो गया। तो बचे कौन, दो, याल्दोज और कुबाचा, याल्दोज और कुबाचा। इन दोनों का दमन करने के लिए अब इनका क्या करना है, दमन करना है। तो इल्तुतमिश द्वारा इनका दमन कैसे किया गया, दमन कैसे, दमन कैसे, वैसे ही जैसे करना चाहिए। सस्पेंस की बात है, ठीक है, और सस्पेंस अच्छा लगता है, जिसके बारे में बात करेंगे हम हमारी अगली क्लास में, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि अब तक की ये जो चीज़ें हैं ये सारी की सारी चीज़ें समझ में आई होगी। इल्तुतमिश बहुत महत्वपूर्ण है आप लोगों के लिए, इसको बहुत अच्छे से पढ़ना है। हम केवल उन्हीं टॉपिक्स को विशेष रूप से कवर करेंगे जो आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ठीक है। चाहे कोई सा भी एग्जाम हो, फालतू का कचरा इसमें अपन पढ़ेंगे नहीं, ठीक है। जो महत्वपूर्ण शासक है, केवल उन्हीं शासकों की, उन्हीं शासकों के जो जितने भी कार्य हैं उनको थोड़ा सा हम लोग डिटेल में पढ़ने वाले हैं, ठीक है बेटा जी, ठीक है। अभी हम जो हमारी जो अगली क्लास जो होगी उसमें हम बात करेंगे कि इस याल्दोज और कुबाचा का किस प्रकार से जो है इल्तुतमिश ने दमन किया और किस प्रकार से इन्होंने सफाया किया और किस प्रकार से इक्ता प्रणाली चलाई और इल्तुतमिश ने कौन कौन से अपने अलग अलग कार्य किए, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें बातें हम लोग करने वाले हैं, है ना। इल्तुतमिश की पुत्री की भी हम बात करेंगे, रजिया सुल्ताना की भी बात करेंगे। ये सारी की सारी चर्चाएं हम करेंगे हमारी अगली क्लास में। तब तक ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि आप सब स्वस्थ रहें, मस्त रहें, तंदुरुस्त, आह्लादित और प्रसन्नचित्त रहें। इस सृष्टि की संपूर्ण खुशियाँ मेरे इन प्यारे प्यारे भाइयों और बहनों को मिले, इन मतलब आप लोग, ठीक है। चलिए मिलते हैं हमारी अगली क्लास में, तब तक के लिए सभी को धन्यवाद, नमस्कार, थैंक यू सो मच।